साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करें। जैविक खेती व टिकाऊ खेती से संबंधित नई नई वीडियो पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं। साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका बदलाव चैनल के प्लेटफॉर्म पे। यह कदम है एक टिकाऊ खेती की ओर। साथियों, आज हम एक ऐसे कीट की बात करेंगे जो आपकी फसल को बहुत ज़्यादा नुकसान करता है, जिसका नाम है तेला, चैपा, माहू, एफिड, वूली एफिड। ये एक ऐसा कीट है जो बहुत छोटा होता है, लेकिन इसका जो नुकसान है वो बहुत ज़्यादा होता है। कभी कभी जब बहुत ज़्यादा अटैक इसका होता है तो ये 50 से लेकर के 70% तक आपकी फसल को नुकसान करता है। इस कीट में चूसने व चाटने वाले जो है मुखांग होते हैं। यह जड़ों में भी मिलता है, जैसे सेब है, गेहूँ है, और बाकी बहुत सारी जो फसल हैं उसकी पत्तियों का रस चूसता है। जो पत्तियों में पाए जाने वाला पिगमेंट है, क्लोरोफिल है, उसको चूस करके पौधे को कमज़ोर बनाता है। पत्तियाँ मुड़ जाती हैं और उसकी जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। जैसे आपने देखा होगा गेहूँ, सरसों, खीरा, टमाटर, कुकुरबिटेसी जितनी है, करेला, तोरई, इन सारी फसलों में मिलता है। सेब की यदि हम बात करें तो सेब की जड़ों में भी पाया जाता है ये, और वूली एफिड के रूप में पाया जाता है तनों पर, पत्तियों पर। तो ये लगभग सभी फसलों में, चाहे वो ऑर्नामेंटल क्रॉप्स हों, चाहे फील्ड क्रॉप हों, चाहे फ्रूट वाली क्रॉप हों, सारी फसलों में इसका अटैक मिलता है। अगर हम इसके जीवन चक्र की बात करें तो 4000 से भी ज़्यादा प्रजाति हैं जो मिलती हैं। उनमें से 250 प्रजाति ऐसी हैं जो आपकी फसल को बहुत ज़्यादा नुकसान करती हैं। इसमें इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस पाया जाता है, यानी कि जो रूपांतरण है, जैसे मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि 2 तरह के कीट होते हैं जिनमें कंप्लीट रूपांतरण मिलता है और इनकम्प्लीट मिलता है। तो इसमें इनकम्प्लीट मिलता है, मतलब अंडा, अंडे से निम्फ और निम्फ से मेल फीमेल बनता है। यानी कि कभी कभी जब मौसम अनुकूल होता है तो ये सीधे ही अंडे भी नहीं देती, जो इसका फीमेल है वो सीधे बच्चे देता है, निम्फ देता है, और बहुत ज़्यादा अटैक हो जाता है। यदि हम इसके नुकसान की बात करें तो नुकसान, जैसे आप सरसों की बात करते हैं तो सरसों या गेहूं में देखा होगा आपने, एक किनारे से शुरू होता है। तो हमको तभी सचेत हो जाना चाहिए कि इस कीट का जो अटैक है वो हमारी फसल में हो चुका है। एक्चुअली होता क्या है कि हम किसान थोड़ा सा लापरवाही करते हैं कि हम अपनी फसल को बीमारी और कीट को, मतलब जिस तरीके से हम नौकरी करते हैं, कहीं दूसरी जगह जाते हैं तो हमें प्रॉपर समय दिया जाता है। हम 8 से 10 घंटे की ड्यूटी करते हैं। तो हम किसान होकर के हमको खेत के साथ भी वही बर्ताव करना चाहिए। हमको समय समय पर अपनी फसल को, बीमारी और कीट को देखते रहना चाहिए कि कहीं उस पर अटैक तो नहीं हो गया है। तो जब हम देखते हैं कि ये, क्योंकि ये दूसरी फसलों में पूरे वर्ष भर अटैक करता है, और यदि हम गेहूं और सरसों की बात करें तो ये जो किनारे वाली फसल पौधे होते हैं वहाँ से अटैक करता है। आपने देखा होगा जो साइड में वहीं से शुरुआत होती है और उसके बाद फिर ये अंदर की तरफ चलता है। यदि हमने पहले ही उसको कंट्रोल कर लिया तो हम इसको रोक पाते हैं बहुत जल्दी से। साथियों, इसका निम्फ और मेल फीमेल, नर और मादा, सभी स्टेज जो है फसल को नुकसान पहुंचाती हैं। यह पत्तियों का रस चूस करके पौधे को कमज़ोर बनाता है, उसकी वृद्धि को रोक देता है, और सबसे बड़ा नुकसान इसका तब होता है जब ये रस चूसने के बाद में हनी ड्यू, यानी कि एक मीठा स्राव भी सृजित करता है, जिससे कि चींटियाँ आती हैं और वो चींटियाँ इसको संरक्षण देती हैं। यानी कि एक समय ऐसा आता है कि जब मौसम अनुकूल होता है तो बहुत तेज़ी से इनकी वृद्धि होती है। उसके बाद जब मीठा स्राव निकलता है तो उसमें एक फफूंद होती है जो सूटी मोल्ड करके, वो भी कभी कभी उसमें अटैक करती है। ये सरसों में तो देखने को नहीं मिलता है, लेकिन अधिकतर जो दूसरी फसलें हैं, फल वाली फसलें हैं, वहाँ पर, या ऑर्नामेंटल क्रॉप्स हैं, वहाँ पर इसका सूटी मोल्ड भी डेवलप हो जाती है। पंख वाले जो इसके नर और मादा कीट होते हैं वो एक पौधे से दूसरे पौधे पर जाते हैं और वायरस को ट्रांसमिट करते हैं, और जब वायरस ज़्यादा फैलता है तो पत्तियाँ सिकुड़ जाती हैं, मुड़ जाती हैं, पत्ती, फूल, कलिका, इनको डिस्टर्ब होता है, और उनमें जो क्लोरोफिल बनने की जो प्रक्रिया है वो डिस्टर्ब हो जाती है। यानी कि जो हरा रंग है वो धीरे धीरे ख़त्म होता चला जाता है और पौधा की जो वृद्धि है वो रुक जाती है। साथ ही यदि हम इसके नियंत्रण की बात करते हैं तो इसमें हमें सबसे पहला ध्यान तो ये रखना पड़ेगा कि हम अपनी फसल को समय से बुआई करें। गेहूँ की यदि हम बात करते हैं तो 15 नवंबर से बुआई शुरू हो जानी चाहिए। गेहूँ, सरसों की बात करते हैं तो 15 अक्टूबर से इसकी बुआई जो है शुरू हो जानी चाहिए। इसके अलावा कम पानी का इस्तेमाल करें। हम लोग क्या करते हैं, फ्लड इरीगेशन करते हैं, या तो हम स्प्रिंकलर या ड्रिप का इस्तेमाल करें, या आप हल्का पानी दें। उसके अलावा फर्टिलाइजर्स का कम इस्तेमाल करें। यूरिया, DAP, जितने भी केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं उनका कम से कम इस्तेमाल करें। कीट प्रतिरोधी जो प्रजातियां हैं उनका हम इस्तेमाल करें। और इसके अलावा पीला ट्रैप, जैसे मैंने बताया कि जितने भी चूसक कीट होते हैं या सकिंग पेस्ट होते हैं वो
पीले रंग को अट्रैक्ट करते हैं। तो आप कोई भी बाज़ार से पीला रंग का जो स्ट्रैप आते हैं जिन पे ग्रीस या तारपीन का तेल लगा होता है, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं या अपने घर पे भी बना सकते हैं। और उसको जगह जगह आप 1 एकड़ में कम से कम 8-10 जगह उसको खड़ा कर दीजिए। तो उस पर जो पंखों वाले या चूसने भी जितने भी चूसक कीट हैं वो सब उस पर आ जाएंगे। इसके अलावा हॉर्टिकल्चर ऑयल का इस्तेमाल 1% हॉर्टिकल्चर ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इंसेक्टिसाइडल सोप आती है जो कि पोटेशियम साल्ट के फैटी एसिड्स के साथ में निर्माण उसका होता है, तो आप 1% उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे बायोपेस्टिसाइड्स हैं, बवेरिया बेसियाना, मेटाराइजम है, वर्टिसिलियम लेकेनाई है, तो ये ऐसे फफूंद हैं जो चूसने वाले कीट या सूंडी को कंट्रोल करते हैं। वर्टिसिलियम लेकेनाई जो है वो बहुत ज़्यादा इसके लिए सूटेबल है। तो आप अगर लिक्विड फॉर्म में है तो 100 ml प्रति टंकी के हिसाब से, और यदि पाउडर है तो 75 ग्राम प्रति टंकी के हिसाब से आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। साथ में गुड़ डाल लीजिए या कोई भी स्टिकर का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इसके जो प्राकृतिक शत्रु हैं जैसे लेडी बर्ड बीटल है, एफिड लायंस है और लेस विंग्स है, ये ऐसे परजीवी कीट हैं जिनका भोजन ही ये हैं। यानी कि आपकी फसल में यदि आप ऑर्गेनिक तरीके से कर रहे हैं तो आपको फिर आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। ये प्राकृतिक जो शत्रु कीट हैं ये ऑटोमेटिकली आपकी फसल में जन्म लेते हैं और धीरे धीरे जो भी जहाँ भी अगर कोई भी चूसने वाला कीट है वो उसके संपर्क में आकर के उसको खाना शुरू कर देते हैं। तो जितने भी प्राकृतिक शत्रु कीट हैं उनको पालेंगे तभी हम इसका अच्छे से निदान कर पाएंगे। इसके अलावा नीम का तेल का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। अभी जैसे कुछ लोग केमिकल खेती कर रहे हैं तो वो यदि अगर अकेला नीम का तेल भी नहीं इस्तेमाल कर सकते तो साथ में जो है अगर कोई भी इंसेक्टिसाइड का भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके साथ नीम का तेल मिला करके ज़रूर इस्तेमाल करें। अब जैसे अगर हम केमिकल कंट्रोल की बात करें तो एसीफेट है, थाइमेथोक्साम है, इमिडाक्लोप्रिड है, एसिटामेप्रिड है, तो ये जो सारे इंसेक्टिसाइड हैं ये सब बाज़ार से मिल जाते हैं और इनके साथ में यदि नीम ऑयल लगा देंगे तो वो बहुत जल्दी कंट्रोल हो जाएगा। ऑर्गेनिक में यदि हम कुछ देसी फॉर्मुलेशंस भी तैयार कर सकते हैं, जैसे लहसुन है, 1 किलो लहसुन ले लीजिए, 1 किलो हरी मिर्च ले लीजिए तीखी वाली, उनको कूट लीजिए, उसमें 5 लीटर गौमूत्र डाल दीजिए, चाहे तो थोड़ा बहुत तंबाकू भी डाल सकते हैं, आधा किलो या 250, आधा किलो तंबाकू काफ़ी है, उसको कूट करके उसको पहले इनको सबको कूट लीजिए और उसमें गौमूत्र डाल करके थोड़ा सा पानी डाल करके 24 घंटे के लिए रख दीजिए। 24 से 48 घंटे बाद आप उसको जो है कुटे हुए को उसको अर्क निकाल लीजिए और 100 लीटर पानी में पर एकड़ के हिसाब से स्प्रे कर दीजिए। एक बहुत अच्छा इसका कंट्रोल जो मैंने देखा है कि अगर हम 50 से 100 ग्राम हींग प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे करते हैं तो उससे भी काफ़ी हद तक ये कंट्रोल होता है। एफिड की एक और ख़ास बात ये है कि यदि हम इसको पेड़ से गिरा दें तो ये फिर पेड़ पर नहीं चढ़ पाता है। यानी कि आप पानी के फुहारा को जो आप स्प्रे करते हैं उसको बिल्कुल नोज़ल को टाइट कर दीजिए, हैवी कर दीजिए, और जैसे ही आप स्प्रे करेंगे और ये इस प्रेशर से गिर जाएगा तो ये दोबारा फिर पेड़ पे नहीं चढ़ेगा। इस कीट को कंट्रोल करने का जो प्राकृतिक तरीका है वो सबसे बेस्ट है, और अगर नहीं होता है तो फिर आप केमिकल का भी सहारा ले सकते हैं। लेकिन जो ऑर्गेनिक कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि जो मित्र जीव हैं वो सब वहीं पे इकट्ठे हो जाएंगे और आपके इस कीट को कंट्रोल करेंगे। तो यह कीट जो है बहुत ज़्यादा नुकसान करने वाला कीट है। अगर थोड़ा सा भी आप ध्यान देंगे तो ये इससे होने वाले नुकसान से आप बच सकते हैं। साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, और उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की जानकारी पसंद आई होगी। सभी को नमस्कार, सभी को धन्यवाद।